Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic is terminal velocity. Terminal velocity is that velocity of a moving object in fluid when its acceleration terminates. That is, acceleration is equal to zero. We know that when the acceleration of a body is zero, there is no more increase in the velocity of the object. The object move with this velocity. This velocity is known as terminal velocity. प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो हम एक एग्जांपल से उसकी प्रॉपर डेफिनेशन को समझेंगे, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जो है वो हर बच्चे ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये जो रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब वो रेन ड्रॉपलेट्स ग्राउंड के करीब पहुंच रहे होते हैं तो इनकी वेलोसिटी बहुत थोड़ी होती है। इनकी वेलोसिटी क्यों इतनी कम होती है, इसकी रीज़न क्या होती है? तो इसकी रीज़न के लिए एक ऑब्ज़र्वेशन है, और इस ऑब्ज़र्वेशन में सपोज़ कि ये जो क्लाउड्स हैं जिधर से रेन ड्रॉपलेट्स आने हैं, ये सपोज़ 4 to 5 किलोमीटर अबव ग्राउंड है, और जैसे ही ये रेन ड्रॉप्स क्लाउड से निकलेंगे तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी दीज रेन ड्रॉप्स एक्सेलरेट्स, और जब ये रेन ड्रॉप्स एक्सेलरेट होंगे इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी इनकी बढ़ेगी तो इनकी वेलोसिटी ऑल द टाइम नहीं बढ़ती। उसकी रीज़न क्या होती है कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये एक्सेलरेट होंगे ग्राउंड की तरफ और ड्रैग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर ड्रैग फोर्स जो होगा वो वेट के इक्वल आ जाएगा। उस पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो उस पॉइंट के बाद उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं हो सकती। इसका मतलब है जैसे ही रेन ड्रॉप्स उधर से निकलेंगे, क्लाउड से निकलेंगे, उनका साइज़ छोटा होता है। साइज़ छोटा होने की वजह से क्या होता है, वो बड़ी जल्दी से जो है ना वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। जब वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेंगे, उस वेलोसिटी के बाद फर्दर उनका वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं होता, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करते हुए क्या करेंगे, वो ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करेंगे। और हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि ये जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उनकी स्पीड बड़ी थोड़ी होती है। तो रीज़न यही होती है कि वो बड़ी जल्दी के साथ क्या कर लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेते हैं। अगर हम एक चीज़ अज्यूम करें कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं 4 या 5 किलोमीटर अबव हैं ग्राउंड से, अगर ये ऑल द टाइम एक्सेलरेट होते रहें, अगर ये ऑल द टाइम एक्सेलरेट होते रहेंगे तो एक्सेलरेट होने की वजह से जब वो ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो उनकी वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी बन जाएगी 300 मीटर पर सेकंड। अगर उनकी वेलोसिटी 300 पर मीटर सेकंड है तो ये हम जानते हैं कि ये जो 300 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली एक बुलेट की वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये हमें हर्ट करेंगे, लेकिन नेचर ने इसमें एक चीज़ रखी है, और वो चीज़ है कि जैसे ये रेन ड्रॉप्स क्लाउड से निकलते हैं तो एयर की वजह से इनकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के बराबर नहीं बनती, बल्कि वो बड़ी जल्दी से वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन करके फिर उसी वेलोसिटी के साथ मूव करके आ रहे होते हैं। तो ये नेचर ने हमारे लिए एक प्रोटेक्शन रखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करके आएगा तो वो बड़ी जल्दी से, अगर उसका साइज छोटा होगा तो वो बड़ी जल्दी से टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगा। इस एग्जांपल में हमने एक चीज़ देखी है कि जैसे ये रेन ड्रॉपलेट्स आ रहे होते हैं तो बड़ी जल्दी के साथ वो क्या कर लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। जब वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं फिर उसी वेलोसिटी के साथ जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो मूव करके ग्राउंड तक आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट से ये रेन ड्रॉप्स ओरिजिनेट हुए थे और जिस पॉइंट तक उन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी को गेन किया था, उतने ड्यूरेशन में इनका वेलोसिटी बढ़ रहा था, और इनका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। उसके बाद उनकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी नहीं बढ़ती। इसी वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी को हम डिफाइन करने लगे हैं टर्मिनल वेलोसिटी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग थ्रू फ्लूइड इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। यानी ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है कि जिसके बाद बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं होती और बॉडी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि फ्लूइड क्या होता है, विस्कस फ्लूइड क्या होता है, और स्टोक्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। तो वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा इस चीज़ को नोट कर लें कि व्हाट इज़ फ्लूइड। एनीथिंग विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट
is called fluid. Gases and liquids are termed as fluids. एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, जितने आर्टिकल हम आगे पढ़ेंगे उनमें हम ये जो वर्ड होगा हम वर्ड यूज़ किया करेंगे फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में गैसेस भी आ सकती हैं और जो लिक्विड्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। तो जब भी हम वर्ड बोलेंगे फ्लूइड के बारे में, इसका मतलब ये होगा गैसेस या लिक्विड्स हो सकते हैं। अब हम जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका हमने रिलेशन डिराइव करना है। तो रिलेशन डिराइव करने के लिए पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था स्टोक्स लॉ के बारे में। और स्टोक्स लॉ क्या होता है कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एन अपोजिंग आर रिटार्डिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस अपोजिंग आर रिटार्डिंग फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। और स्टोक्स लॉ हमें ये बताता था कि स्टोक्स लॉ हमें बता रहा है कि जो ड्रैग फोर्स इसके ऊपर लगेगा, और जो स्टोक्स लॉ की कंडीशन थी कि ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, और सेकंड उसकी शेप क्या हो, स्फेरिकल। ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये आपके पास एक ड्रॉप है और ये ड्रॉप मूव कर रहा है एयर में, और जब ये ड्रॉप मूव करेगा इसका कुछ मास होगा, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने की वजह से ये मूव करना शुरू करेगा। जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो एयर ड्रैग जो होगा इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। तो फ्रॉम स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी। इस इक्वेशन में एक चीज़ हमें बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि 6 पाई इज़ अ कांस्टेंट, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द एयर। अगर ऑब्जेक्ट एयर में मूव करेगा तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। सेकंड अगर इसकी स्पीड कम होगी तो स्पीड कम होने की वजह से जो इसका रेडियस होता है ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट था, जो लिक्विड था, उसका रेडियस भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बनेगा कि ये जो फैक्टर हमारे पास आएगा 6 पाई ईटा आर वी, इस पूरे फैक्टर को हम ले सकते हैं एज अ कांस्टेंट। अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। इसका मतलब ये होगा कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो ड्रैग फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ड्रैग फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। अगर वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी तो ड्रैग फोर्स भी साथ में बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अभी हम इसका जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम डिराइव करते हैं। तो डिराइव करने के लिए, रिलेशन के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे कि हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और वाटर ड्रॉपलेट में आइदर इट मे बी रेन ड्रॉप और फॉग ड्रॉपलेट्स। और जब ये रेन या फॉग ड्रॉपलेट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एग्जांपल के लिए हमने ये एक फिगर कंसीडर की है, और इस फिगर में डिफरेंट जर्नीज़ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उसको शो किया गया। इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हम अगर मान लें ये कि ये हाईएस्ट पॉइंट था, जिस पॉइंट से ये जो फॉग ड्रॉपलेट्स है उसने मूव करना है वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना है कि इस ऑब्जेक्ट का, इस ड्रॉप का कुछ मास था, तो मास होने की वजह से इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, और ग्रेविटी जो होती है वो एक वर्टिकल फोर्स होती है। ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। जब ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होनी है। अगर हम ये देखें, ये जो पोजीशन 1 थी ड्रॉप की, इस पोजीशन 1 के ऊपर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट के ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो ड्रैग फोर्स भी क्या होगा, इधर ज़ीरो। इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, जो हमें नज़र आ रहा है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। अब ग्रेविटी इसके ऊपर लग रहा है लेकिन ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने की वजह से ये जो ड्रॉप होगा ये एक्सेलरेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेट होने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा था वो ड्रैग फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ड्रैग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जो हम सेकंड फिगर में देख रहे हैं कि सेकंड फिगर में कि ये जो बॉडी थी, ये जो ड्रॉप था, ये एक्सेलरेट होके इस पोजीशन तक पहुंचा। जब ये इस पोजीशन तक पहुंचा तो इसकी कुछ वेलोसिटी जो थी वो इंक्रीज़ हो गई। अगर इसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज़ हो गई तो कुछ ड्रैग फोर्स आ गई। तो इसी तरह से हमने ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को शो किया हुआ है, और ये नीचे जो छोटा एरो है ये शो कर रहा है ड्रैग फोर्स का।
इस पॉइंट के ऊपर ड्रैग फोर्स कम है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है, इस वजह से जो ड्रॉप होगा वो मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब ड्रॉप मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ये बॉडी हमारी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। जब ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी, फर्दर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ने इंक्रीज़ करना है। जैसे ही इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो जो ड्रैग फोर्स है वो और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे बॉडी हमारी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट करने की वजह से ड्रैग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे द स्पीड ऑफ द ड्रॉपलेट जो होगा वो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे पहुंचेगा, जिस पॉइंट के ऊपर ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी और ये जो ड्रैग फोर्स है दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएंगे तो इस पॉइंट के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो नेट फोर्स हो जाएगा ज़ीरो। तो नेट फोर्स होने की वजह से, ज़ीरो होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब है इस पॉइंट के बाद जितनी बॉडी ने वेलोसिटी गेन कर ली थी, अब वो जो बॉडी होगी उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी नीचे। इस फिगर में आप देखें इसमें ड्रैग फोर्स और वेट क्या है, दोनों इक्वल। अब जितनी वेलोसिटी इसने अटेन कर ली थी, अब उसी वेलोसिटी से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव करते करते जाके ग्राउंड के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी। एक चीज़ आपने याद रखना इधर, वो ये चीज़ थी कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर पोजीशन के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा कांस्टेंट, यानी ग्रेविटी जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा। लेकिन ड्रैग फोर्स स्टार्ट में ड्रैग फोर्स ज़ीरो था, फिर ड्रैग फोर्स बढ़ा, फिर ड्रैग फोर्स और बढ़ा, फिर ड्रैग फोर्स और बढ़ा। तो एक पॉइंट पे ये जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो ड्रैग फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, वेट के इक्वल आ जाएगा। जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल आ जाएगा तो नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी वो ज़ीरो होगी। जब नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो फर्दर एक्सेलरेशन नहीं आना। जब एक्सेलरेशन इसमें नहीं आएगा तो उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी को हमने नाम दिया था टर्मिनल वेलोसिटी का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने तक वो जो ड्रॉप था, फॉग ड्रॉप था या रेन ड्रॉप था, वो एक्सेलरेट हो रहा है। जब ये एक्सेलरेट हो रहा था तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। एक चीज़ की तरफ तवज्जो दें, इस पॉइंट पे क्या होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही ये पोजीशन 2 पे आएगा इसका एक्सेलरेशन थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे ही पोजीशन 3 पे आ जाएगा या इनके बीच वाली किसी पोजीशन पे आ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन और कम होते होते एक पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इधर ध्यान दो, एक्सेलरेशन कम होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन वेलोसिटी जो है बॉडी की वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जो ड्रैग फोर्स होती है वो वेलोसिटी पे ही डिपेंड कर रही होती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा तो ड्रैग फोर्स भी साथ में इंक्रीज़ होगा, यानी ड्रैग फोर्स जो होती है वो इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ ऑफ वेलोसिटी। तो इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन में नेट फोर्स का इक्वेशन ये है कि नेट फोर्सेस में आपने ये देखना है कितनी फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर। तो अगर हम ये जो बायोनेट फोर्स होता है, बाउंसी की फोर्सेस है, अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो पीछे हमारे केस में दो फोर्सेस लगेंगी। एक इसके ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट लगेगा और अपथ्रस्ट की वजह से इसमें आ जाएगा ड्रैग फोर्स आ जाएगा, और सेकंड इसका वेट है, वो वेट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट की डायरेक्शन है। तो दो फोर्सेस लगेंगी। दो फोर्सेस में हमने इक्वेशन लिखा कि नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस ड्रैग फोर्स। और नेट फोर्स जो होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचेगी उस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। या हम ये कह सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन बॉडी का ज़ीरो हो जाएगा उसमें फर्दर इंक्रीज़ उसकी वेलोसिटी में नहीं आना, और इसी वेलोसिटी को हमने नाम दिया है टर्मिनल वेलोसिटी का। फिर ऑब्जेक्ट जो होगा उसी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। तो हम अपनी इस इक्वेशन में जब ए को ज़ीरो करेंगे तो ये जो लेफ़्ट हैंड वाली साइड है हमारी नेट फोर्स वाली, ही हो जाएगी ज़ीरो। जब लेफ़्ट हैंड वाली साइड ज़ीरो हो जाएगी इसका मतलब ये है कि वेट इज़ इक्वल टू ड्रैग फोर्स, यानी वेट इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द ड्रैग फोर्स। यहाँ से हमने एक्सप्रेशन निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी का। तो टर्मिनल वेलोसिटी को अगर हम दूसरी साइड पे लेके चले जाएं तो टर्मिनल वेलोसिटी 6 पाई ईटा आर वी इंटू टी इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी निकालें तो वी टी इज इक्वल टू एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर इंटू वी। यहाँ से ये जो m है ये मास ऑफ ड्रॉप है। तो मास ऑफ ड्रॉप निकालने के लिए ये हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का रिलेशन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मास निकालने तो होगा डेंसिटी टाइम इनटू वॉल्यूम।
ये जो ड्रॉप था इन द फॉर्म ऑफ सफ़ियर, क्योंकि स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है फॉर सफ़ियर फॉर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स। तो ड्रॉप का की शेप क्या थी स्फीयर की, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का रिलेशन हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रिलेशन होता है 4/3πr³। इस वैल्यू को हम वॉल्यूम की वैल्यू को इसमें रखेंगे, हमारे पास आ जाएगी मास की वैल्यू। अब ये जो मास की वैल्यू है, अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी अबव इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा रो 4/3πr³g/6π∗r। आफ्टर कैंसिलेशन पाई कैंसिल, और इसको भी कैंसिल कह रहे हैं, 2 और 3 और r स्क्वेयर बचा ऊपर, तो वी टी इज इक्वल टू 2ρg r²/9 वेयर 2 and 9 is constant, rho density of the water drops, g is a constant, eta coefficient of viscosity of air is also constant. So whole of this factor 2ρg/9 eta is constant, and then vt directly proportional to square of the radius. इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। अगर रेडियस बड़ा होगा, रेडियस यानी साइज़ बड़ा होगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होनी है। अगर साइज़ छोटा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी। एक चीज़ की तरफ ध्यान दें, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है, एक ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एयर में मूव करेंगे तो ये जो छोटे वाला ऑब्जेक्ट होगा, इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। टर्मिनल वेलोसिटी कम का मतलब ये होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास छोटा होगा, ये बड़ी जल्दी से टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा, फिर उस पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होनी। अगर हम इस बड़े साइज़ वाले ऑब्जेक्ट को देखें, तो बड़े साइज़ वाले ऑब्जेक्ट में इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका मतलब है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे जाके टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा। इसका मतलब है इन दोनों में वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी जिसका साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा। इसी तरह से और बड़ा साइज़ अगर हम लें तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? और ज़्यादा हो जाएगी। यही चीज़ होती है कि जब रेन ड्रॉप्स क्लाउड से आ रहे होते हैं, तो रेन ड्रॉप्स में जिनका साइज़ छोटा होता है उनकी वेलोसिटी अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो उनकी वेलोसिटी भी कम होती है। जिनका साइज़ बड़ा होगा उनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। अक्सर आपने ये देखा होगा कि ये जो आइस है, जब ये रेन ड्रॉप कन्वर्ट होते हैं आइस में, उनका साइज़ कदरे बड़ा हो जाता है। जब उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो ये ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जो होता है जाके ग्राउंड के ऊपर वो स्ट्राइक कर रहे होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू।